कहानी की शुरुआत एक छोटे से पहाड़ी कस्बे कृष्णा घाटी से होती है, जहां पर नायक अर्जुन शर्मा अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता है। अर्जुन बचपन से ही थोड़ा अजीब था, न ज्यादा बोलता, न ज्यादा हंसता। लोगों को लगता था कि वो मानसिक रूप से थोड़ा विचलित है, पर असल में अर्जुन एक जीनियस था। वो चीजों को एक अलग नजरिए से देखता था। उसकी यही सोच उससे सबसे अलग बनाती थी। अर्जुन को मशीनें बनाने का शौक था। वो कबाड़ से चीजें उठाकर उन्हें जोड़ता, काटता और उनमें से कोई ना कोई नया आविष्कार कर डालता। स्कूल में उसके अध्यापक उससे चिढ़ते थे, क्योंकि वो पारंपरिक सवालों के पारंपरिक जवाब नहीं देता था। वहीं उसके कुछ दोस्त उसकी प्रतिभा को पहचानते थे, लेकिन बाकी समाज उसे पागल अर्जुन कहकर बुलाता था। एक दिन अर्जुन अपनी छत पर बैठा कुछ जोड़ने में लगा हुआ था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली रिया उससे मिलने आई। रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की समझदार और साहसी लड़की थी, जो अर्जुन की खामोशी और प्रतिभा को समझती थी। वो अर्जुन की इकलौती दोस्त थी, जिससे अर्जुन खुलकर बात करता था। रिया का सपना था कि वो साइकोलॉजिस्ट बने और समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फैली गलत धारणाओं को खत्म करे। रिया ने अर्जुन को समझाया कि उसे अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना चाहिए। अर्जुन ने पहली बार किसी को अपनी चीजों को समझते देखा। उसने रिया को अपना नया प्रोजेक्ट दिखाया, एक ऐसा डिवाइस जो इंसानों के विचारों को पकड़कर स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकता था। रिया हैरान रह गई। वो जानती थी कि ये उपकरण वैज्ञानिक क्रांति ला सकता है। इसी बीच कस्बे में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। एक एक करके लोग गायब होने लगते हैं और कुछ दिन बाद मृत पाए जाते हैं। उनके सिर पर एक खास तरह का कट होता है। पुलिस इसे कोई जानवर का हमला बताकर मामले को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन को यह सब कुछ नॉर्मल नहीं लगता। वो इस मामले की तह तक जाने की ठान लेता है। अर्जुन ने अपने उपकरण से कुछ मृतकों के घरों में जाकर वहां की घटनाओं को रिकॉल करने की कोशिश की। उसे एक समान पैटर्न दिखाई देता है। हर मृत व्यक्ति के अंतिम समय में एक काली छाया उनके चारों ओर दिखाई देती है। अर्जुन ये बात रिया को बताता है और दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास शुरू करते हैं। लेकिन अर्जुन की इस छानबीन से कुछ लोगों को खतरा महसूस होने लगता है। कस्बे का एक बड़ा नेता और उद्योगपति रघुवीर मलिक, जो बाहर से समाज सेवी और अंदर से एक खतरनाक साइकोपैथ है, अर्जुन पर नजर रखने लगता है। रघुवीर जानता है कि अगर अर्जुन को सच पता चल गया तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसी बीच अर्जुन और रिया को एक बंद फैक्ट्री में कुछ संदिग्ध गतिविधियां होती दिखाई देती हैं। अर्जुन अपने डिवाइस के जरिए वहां कुछ लोगों के विचारों को ट्रैक करता है और पाता है कि वहां एक माइंड प्रोग्रामिंग लैब चलाई जा रही है, जहां इंसानों के दिमागों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग हो रहे हैं। ये एक बड़ा खुलासा था, क्योंकि इससे साबित होता था कि हत्याएं किसी मानसिक रोगी द्वारा नहीं, बल्कि योजनाबद्ध ढंग से की जा रही हैं। अर्जुन और रिया अब इस रहस्य के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन इसी दौरान अर्जुन पर एक जानलेवा हमला होता है। वो किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसे कुछ समय के लिए बोलने की शक्ति खो जाती है। रिया उसका ख्याल रखती है और उसकी सुरक्षा के लिए उसे अपने घर ले जाती है। इस हमले के बाद अर्जुन की मां बहुत डर जाती है और उसे कहती है कि वो इन सब चीजों से दूर रहे। लेकिन अर्जुन जानता था कि अगर उसने चुप्पी साध ली तो और लोगों की जान जाएगी। उसने इशारों में रिया को इशारा किया कि उसे उसके बनाए डिवाइस को अपग्रेड करना होगा, ताकि वो उन लोगों को ट्रैक कर सके जो माइंड प्रोग्रामिंग में शामिल हैं। रिया अर्जुन की मदद से डिवाइस को और पावरफुल बनाती है। अब यह डिवाइस सिर्फ विचार नहीं, बल्कि इंसानों के इरादे भी पकड़ सकता था। इसका मतलब यह था कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करने की सोच भी रहा हो, तो अर्जुन उसे पहले ही पहचान सकता था। इस बीच रघुवीर मलिक को अर्जुन की योजनाओं की भनक लगती है। वो अपने आदमियों को रिया का पीछा करने के लिए भेजता है। एक दिन रिया पर भी हमला होता है, लेकिन अर्जुन समय रहते वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। अर्जुन का गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है और वो तय करता है कि अब वो सिर्फ रहस्य सुलझाकर नहीं रहेगा, बल्कि इस काले खेल को खत्म करेगा। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। अर्जुन अब एक क्रांतिकारी की तरह सोचने लगता है। वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल समाज के लिए करना चाहता है, लेकिन अब उसकी राह में सबसे बड़ा दुश्मन रघुवीर और उसकी काली दुनिया है। आगे की कहानी अर्जुन के मिशन, संघर्ष और उसकी अंदरूनी क्रांति की है, जहां एक पागल लड़का दुनिया को बदलने की ठान लेता है।
अर्जुन अब एक नए मिशन पर है, सिर्फ सच उजागर करना नहीं, बल्कि इस प्रयोगशाला और उसके पीछे छिपे नेटवर्क को खत्म करना। रिया के साथ मिलकर वो एक योजना बनाता है। सबसे पहले वो अपने डिवाइस को इस हद तक सुधारता है कि वो पूरे कस्बे में एक मेंटल फ्रीक्वेंसी स्कैन कर सके, जिससे किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और इरादों को दूर से पहचाना जा सके। ये स्कैन अर्जुन को यह बताने में सक्षम बनाता है कि कौन कौन इस काले मिशन में शामिल है। इस स्कैन के बाद अर्जुन को चौंकाने वाले नतीजे मिलते हैं। कस्बे के स्कूल के प्रिंसिपल, स्थानीय अस्पताल का डीन और पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी, ये सभी माइंड प्रोग्रामिंग लैब के सहयोगी थे। उन्होंने समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों, बच्चों, बीमारों और अपराधियों पर प्रयोग किए थे। ये तथ्य अर्जुन को झकझोर देते हैं। रिया इस स्थिति को देखकर भावनात्मक रूप से टूट जाती है। उसे लगता है कि उनका अकेला प्रयास इस विशाल षड्यंत्र को नहीं रोक पाएगा, लेकिन अर्जुन उसका हौसला बढ़ाता है। वो उसे बताता है कि जब तक वो दोनों साथ हैं, तब तक उम्मीद जिंदा है। अर्जुन अब लोगों के सामने जाकर सब कुछ उजागर करने की योजना बनाता है, लेकिन उसे पता होता है कि अगर उसने यह सीधा किया तो या तो उसे पागल घोषित कर दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए अर्जुन एक वैकल्पिक योजना बनाता है। वह माइंड प्रोग्रामिंग डिवाइस की एक नकली प्रति बनाता है, जिसमें डेटा छुपाया गया होता है। इसके साथ ही वह कुछ प्रमुख हस्तियों की वीडियो क्लिप्स और विचारों को रिकॉर्ड करता है, जिसमें वे खुद अपने कृत्यों को सोचते हैं। ये विचार कोई भी देख सकता था और इससे यह साबित होता था कि वे सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। अब अर्जुन को बस एक मौका चाहिए होता है, एक ऐसा मंच जहां वो ये सब सार्वजनिक कर सके, और उसे मौका मिलता है कस्बे के विज्ञान मेला में, जहां पूरा शहर इकट्ठा होता है। लेकिन इस योजना की भनक रघुवीर मलिक को लग जाती है। वो अर्जुन को खत्म करने के लिए एक बार फिर हमला करवाता है, इस बार रिया को टारगेट बनाकर। रिया का अपहरण हो जाता है और अर्जुन को एक धमकी मिलती है, अगर उसने मेला में कुछ भी किया तो रिया मारी जाएगी। अर्जुन इस धमकी से डगमगाता नहीं। वो जानता है कि अगर आज उसने चुप्पी साधी तो रिया तो बच भी गई, तो फिर भी वो कभी आजाद नहीं रह पाएगी। वो तय करता है कि वो इस खेल का अंत करेगा, एक ऐसा अंत जो रघुवीर और उसके साथियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। विज्ञान मेले का दिन आता है। अर्जुन मंच पर चढ़ता है और अपने डिवाइस को चालू करता है। जैसे ही वो उपकरण ऑन करता है, पूरे मैदान में मौजूद लोगों की आंखों के सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन पर विचार प्रदर्शित होने लगते हैं, उन लोगों के जो अपराध में शामिल थे। हर कोई दंग रह जाता है। पुलिस, मीडिया और आम लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। इसी बीच अर्जुन अपनी योजना का दूसरा भाग भी शुरू करता है। रिया के अपहरण स्थल को ट्रैक करता है और वहां छिपे कैमरे की मदद से लाइव फुटेज दिखाता है। पूरी जनता वो दृश्य देखती है जहां रिया बंधक बनी होती है और रघुवीर के गुंडे उसे धमका रहे होते हैं। इस सबूत के बाद पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं बचता। रघुवीर को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गिरफ्तार होते समय रघुवीर अर्जुन को चेतावनी देता है कि यह सिर्फ शुरुआत है, उसके पीछे एक और भी बड़ा नेटवर्क है जो देश भर में फैला है। अर्जुन को समझ आता है कि यह लड़ाई केवल कृष्णा घाटी की नहीं, नहीं बल्कि पूरे देश की है। कहानी अब राष्ट्रीय स्तर पर फैलने को तैयार है। अर्जुन अपने डिवाइस को और विकसित करने की ठानता है ताकि वो इस पूरे नेटवर्क को पकड़ सके। रिया अब ठीक है और पूरी तरह अर्जुन के मिशन में उसके साथ है। अर्जुन को अब पागल अर्जुन नहीं बल्कि क्रांतिकारी अर्जुन कहा जाने लगता है। कहानी के अगले भाग में अर्जुन के देशव्यापी मिशन, नए दुश्मनों और तकनीकी जंग की शुरुआत होती है। कृष्णा घाटी में रघुवीर मलिक की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन का नाम और उसकी प्रतिभा देश भर में चर्चित हो चुकी थी। मीडिया से लेकर सामाजिक संगठन तक हर कोई अर्जुन को एक विलक्षण युवा वैज्ञानिक और क्रांतिकारी के रूप में देख रहा था। पर अर्जुन जानता था कि असली दुश्मन अभी सामने नहीं आया है। रघुवीर ने जाते जाते जो चेतावनी दी थी वह किसी सामान्य बयान का हिस्सा नहीं बल्कि एक वैश्विक षड्यंत्र की झलक थी। अर्जुन ने एक नई योजना बनाई। वह एक गोपनीय जांच मिशन के तहत देश भर के विभिन्न संस्थानों, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, मानसिक रोग उपचार केंद्रों और निजी संगठनों की मानसिक स्वास्थ्य तकनीकों पर रिसर्च करेगा। इस काम में रिया ने उसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक लिस्ट दी जो काफी विवादास्पद रहे थे। उनकी तकनीकों में कई बार अनैतिक तत्व पाए गए थे, लेकिन प्रभावशाली नेटवर्क की वजह से वे अब तक सुरक्षित थे। अर्जुन और रिया ने प्रोजेक्ट रिवील नाम से एक गुप्त अभियान शुरू किया। सबसे पहले वो दिल्ली जाते हैं।
जहां एक उच्च तकनीक से लैस निजी रिसर्च फाउंडेशन न्यूरा है। न्यूरा के पीछे अमेरिका और रूस की कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो ह्यूमन माइंड इंटेलेक्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। यह संस्था सार्वजनिक तौर पर मानसिक रोगों की रिसर्च में लगी थी, लेकिन असलियत में वहां माइंड हाईजैकिंग टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अर्जुन ने रिया के साथ मिलकर वहां एक नकली प्रोफाइल के तहत इंटर्नशिप शुरू की। उन्होंने वहां की लैब और डिवाइसेस को करीब से देखा। अर्जुन को यह देखकर झटका लगा कि वहां माइंड ड्राइविंग चिप्स विकसित किए जा रहे थे जो व्यक्ति की चेतना को नियंत्रित कर सकते थे। साथ ही वहां कुछ मरीज ऐसे भी थे जो बोलने, सोचने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता खो चुके थे। उन्हें केवल कमांड के अनुसार चलाया जा रहा था। रिया इस खुलासे से टूट जाती है, लेकिन अर्जुन अब और ज्यादा दृढ़ हो जाता है। वो वहां के डेटा को एक पेनड्राइव में कॉपी करता है। इसी दौरान संस्था के निदेशक डॉ रोहन माथुर को अर्जुन पर शक हो जाता है और वो एक इंटरनल सिक्योरिटी स्कैन शुरू करता है। लेकिन अर्जुन पहले ही अपने चेहरे और पहचान को तकनीकी ढंग से बदल चुका होता है। वह और रिया सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। अब उनके पास भारत में मानसिक प्रयोगों की एक ठोस प्रमाणिकता थी। लेकिन अर्जुन को यह भी पता चलता है कि यह नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और जर्मनी तक फैला है। हर देश में अलग अलग एजेंसियां एक जैसे प्रयोग कर रही हैं और सभी को निर्देश मिलते हैं एक अज्ञात नेटवर्क कॉडेक्स से। कॉडेक्स एक गुप्त संगठन है जिसका उद्देश्य है दुनिया की चेतना को नियंत्रित करना। अर्जुन अब इस संगठन को ढूंढना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए जो पहले इस नेटवर्क का हिस्सा रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो अब फरार हो और जिसने सिस्टम से अलग हो जाने का साहस दिखाया हो। रिया की सलाह पर अर्जुन एक पूर्व न्यूरो वैज्ञानिक डॉ अब्दुल फयाज से मिलने जाता है, जो कश्मीर के एक छोटे गांव में छिपकर रहता है। डॉ फयाज ने एक बार कॉडेक्स का हिस्सा बनने से मना कर दिया था और उसके बाद उस पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उसके परिवार के कई सदस्य मारे गए। अर्जुन उसे अपनी योजना बताता है और उस नेटवर्क को उजागर करने की बात करता है। फयाज काफी सोचने के बाद अर्जुन को कुछ जरूरी जानकारियां देता है। वह बताता है कि कॉडेक्स के सभी सदस्यों का मानसिक टेम्पलेट एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और उसे ट्रैक करने का केवल एक ही रास्ता है, होलो ब्रेन रेडियो। यह एक डिवाइस है जिसे केवल वही बना सकता है जिसने कॉडेक्स की प्राइम लैब में ट्रेनिंग ली हो। अब अर्जुन की अगली चुनौती थी किसी तरह प्राइम लैब तक पहुंचना और वहां से वह तकनीक हासिल करना। इसके लिए अर्जुन और रिया को जर्मनी जाना होता है, जहां कॉडेक्स की एक गुप्त प्रयोगशाला थिंक ब्लैक में यह तकनीक छुपी होती है। लेकिन इस सफर में न केवल भाषा, संसाधन और तकनीक की बाधाएं होती हैं, बल्कि समय भी उनके खिलाफ होता है, क्योंकि इस बीच भारत में भी एक नई लहर उठ चुकी थी। कॉडेक्स के कुछ सदस्य अब खुलेआम भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में प्रवेश कर चुके थे। मीडिया, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में उनके एजेंट्स तैनात हो चुके थे। अर्जुन को समझ आता है कि अगर वो जल्द कुछ नहीं करता तो देश में एक नई मानसिक गुलामी की शुरुआत हो जाएगी। भाग 3 की समाप्ति पर अर्जुन जर्मनी जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसे एक और झटका लगता है। रिया की मां का अपहरण हो चुका होता है और उसे एक ब्लैकमेलिंग वीडियो भेजा जाता है, जिसमें कहा गया है कि अगर अर्जुन ने अगला कदम उठाया तो उसकी सबसे बड़ी ताकत रिया हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। अर्जुन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तय करना है मिशन या मोहब्बत, लेकिन वो हार नहीं मानता और एक ऐसा रास्ता खोजता है जिससे वो दोनों को बचा सके। कहानी अब अपने सबसे जटिल पड़ाव की ओर बढ़ रही है। रिया की मां के अपहरण ने अर्जुन को गहरे मानसिक संघर्ष में डाल दिया था। एक ओर उसके पास एक वैश्विक षड्यंत्र को उजागर करने का मिशन था, दूसरी ओर उसकी प्रियजन की सुरक्षा दांव पर थी। लेकिन अर्जुन ने हार मानने के बजाय दोनों लक्ष्यों को साथ लेकर चलने का फैसला किया। उसने रिया को किसी भी हालात में सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष सुरक्षा डिवाइस तैयार की। यह डिवाइस उसके मानसिक तनाव को भांपकर स्वचालित रूप से अर्जुन को अलर्ट कर सकता था। अब अर्जुन का पहला लक्ष्य था थिंक ब्लैक प्रयोगशाला में घुसपैठ करना। इसके लिए उसने एक नकली पहचान तैयार की, एक रूसी माइंड टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में, जिसने पहले कॉडेक्स की टेक्नोलॉजी को समझा हो। उसने अपने पुराने स्कैनर डिवाइस को अपग्रेड करके एक ऐसा ट्रांसलेटर डिवाइस बनाया जो किसी भी भाषा को तुरंत समझ और अनुवाद कर सकता था, जिससे जर्मनी में भाषा की समस्या हल हो सके। रिया की मां की लोकेशन का पता लगाने के लिए उसने एक बार फिर माइंड रीडिंग डिवाइस का प्रयोग किया। इस बार वह सीधे कॉडेक्स के उच्च अधिकारियों के विचारों को पकड़ना चाहता था।
उसने पहले जिन डेटा को न्यूरा से चुराया था, उसमें से एक फाइल में उसे कॉडेक्स की एक गोपनीय बैठक का रिकॉर्डिंग मिला। वहां से उसे पता चला कि रिया की मां को ऑस्ट्रिया की सीमा के पास स्थित एक गुप्त ट्रीटमेंट सेंटर में रखा गया है, जो बाहर से एक रिहैब सेंटर दिखता है लेकिन अंदर मानव प्रयोगशाला है। अर्जुन ने तय किया कि वह पहले थिंक ब्लैक में प्रवेश करेगा, रहेगा, फिर वहां की तकनीक से रिया की मां की लोकेशन को और पुख्ता करेगा और फिर बचाव अभियान चलाएगा। वह एक अंतर्राष्ट्रीय साइंस समिट में शामिल होने के बहाने बर्लिन पहुंचता है। वहां उसे एक भारतीय वैज्ञानिक डॉन ये लीना घोष से मुलाकात होती है, जो भारत छोड़कर जर्मनी में स्थायी रूप से बस गई थी। उन्हें अर्जुन की तकनीक में रुचि होती है और वह उसे थिंक ब्लैक की एक रिसर्च यूनिट में अनुशंसा करती है। इस तरह अर्जुन को थिंक ब्लैक की प्रयोगशाला में अस्थायी प्रवेश मिल जाता है। वहां उसे होलोग्राफिक ब्रेन रेडियो की असली तकनीक दिखाई देती है। यह तकनीक न केवल विचारों को पकड़ सकती थी, बल्कि उन्हें ट्रांसमिट भी कर सकती थी, यानी किसी भी इंसान के दिमाग को दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। अर्जुन इस तकनीक को देखकर हिल जाता है। उसे यह भी पता चलता है कि कॉडेक्स अब प्रोजेक्ट म्यूटेंट माइंड पर काम कर रहा है, जिसमें इंसानों के सोचने की प्रक्रिया को एक विशेष एल्गोरिदम के तहत बदल दिया जाता है, जिससे वे केवल निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। अर्जुन को यह देखकर समझ आता है कि अगर यह तकनीक पूरी तरह विकसित हो गई तो इंसानों की स्वतंत्र चेतना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसे वहां एक डिवाइस की फाइल मिलती है जिसे साइलेंस नोड कहा जाता है। यह वह डिवाइस है जिससे रिया की मां का मानसिक नियंत्रण किया जा रहा था। इस जानकारी के साथ ही वह तय करता है कि वह थिंक ब्लैक से बाहर निकलकर सबसे पहले रिया की मां को मुक्त कराएगा और फिर कॉडेक्स के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ेगा। रिया के संपर्क में बने रहने के लिए अर्जुन ने एक एन्क्रिप्टेड चैट सिस्टम तैयार किया था। रिया ने उसे बताया कि भारत में अब राजनीतिक गलियारों में एक नई तकनीकी लॉबी उभर रही है, जो इस तकनीक के पक्ष में बोल रही है और आम लोगों को विश्वास दिला रही है कि माइंड कंट्रोल तकनीक से अपराध रोके जा सकते हैं, मानसिक रोगों का इलाज किया जा सकता है। यह प्रचार आम लोगों में कॉडेक्स की स्वीकृति का रास्ता बना रहा था। अर्जुन अब यह समझ गया कि केवल तकनीक का नाश ही नहीं, बल्कि उसकी विचारधारा का भी अंत करना होगा। इसके लिए वह एक डिजिटल क्रांति की योजना बनाता है, जिसमें आम नागरिकों को जागरूक करना, फर्जी प्रचार का पर्दाफाश करना और तकनीकी गुलामी के खतरे को समझाना शामिल था। इसके लिए वह एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म स्वतंत्र मानस बनाता है। इस प्लेटफॉर्म पर वह वीडियो दस्तावेज और तकनीकी विश्लेषण डालता है, जो कॉडेक्स के झूठ को उजागर करते थे। इस बीच ऑस्ट्रिया के ट्रीटमेंट सेंटर में रिया की मां की हालत बिगड़ने लगती है। उन्हें साइलेंस नोड से बार बार झटके दिए जा रहे थे, जिससे उनका मानसिक संतुलन समाप्त हो रहा था। अर्जुन अपने एक पुराने मित्र और हैकर अभय से संपर्क करता है, जो लंदन में रहता था। अभय को वह डेटा ट्रांसफर करता है और कहता है कि वह उस सेंटर की सारी सुरक्षा व्यवस्था को हैक करे ताकि वह अंदर घुस सके। अभय सहमत हो जाता है और दोनों एक ऑपरेशन जागृति नामक मिशन की शुरुआत करते हैं। अर्जुन के सामने अब दो लक्ष्य होते हैं, एक रिया की मां को छुड़ाना और दूसरा कॉडेक्स के थिंक ब्लैक सर्वर से साइलेंस नोड का स्रोत कोड चुराना, ताकि वह उसे डिकोड कर सके। कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां विज्ञान, भावना और बलिदान एक साथ चल रहे हैं। अर्जुन अब न केवल एक तकनीकी योद्धा, बल्कि एक मानवतावादी सेनानी बन चुका है। ऑपरेशन जागृति की शुरुआत एक बहुत ही गुप्त रणनीति के साथ होती है। अर्जुन और उसका हैकर मित्र अभय एक अत्याधुनिक प्लान के अनुसार काम करते हैं। जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रिया की सीमा पर स्थित ट्रीटमेंट सेंटर की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को हैक करना शामिल था। अभय ने सेंटर की लाइव फीड को अर्जुन के कंट्रोल रूम में ट्रांसफर किया, जिससे उसे हर गतिविधि की जानकारी मिलती रही। अर्जुन ने सेंटर में प्रवेश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी संगठन की आड़ ली। उसने नकली पहचान के तहत सेंटर में इंटर्नशिप की अनुमति प्राप्त की। वह अपने साथ एक खास चिप लेकर गया था, जो सेंटर की स्कैनिंग प्रणाली को धोखा दे सकती थी। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि रिया की मां किस कक्ष में है और उनकी स्थिति कैसी है। रिया की मां मानसिक और शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना पूरी तरह नहीं खोई थी। अर्जुन ने चुपचाप उनके कक्ष में एक माइक्रो डिवाइस लगाया, जो उनकी मानसिक फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर कर सकता था।
इससे वह रिया की मां के साथ रिमोट संपर्क में रहने लगा। इस कनेक्शन से उसे यह भी समझ में आने लगा कि साइलेंस नोड कैसे काम करता है और उसका असर किस स्तर पर होता है। इस बीच थिंक ब्लैक लैब ने अपने मुख्य सर्वर को एक नए फायरवॉल से सुरक्षित किया था। अर्जुन जानता था कि जब तक वह साइलेंस नोड का स्रोत कोड नहीं पाता तब तक वह इसे रिवर्स इंजीनियर नहीं कर पाएगा। इसलिए वह सेंटर से एक और मिशन को अंजाम देने की योजना बनाता है, थिंक ब्लैक सर्वर के मुख्य इंजीनियर से संपर्क करना। इस इंजीनियर का नाम था ओलिवर क्रूज। अर्जुन ने एक तकनीकी बातचीत के माध्यम से उससे मेलजोल बढ़ाया और उसे बताया कि वह माइंड इंटरफेस के एक नए सिद्धांत पर काम कर रहा है। ओलिवर इससे प्रभावित हुआ और उसे अपने निजी लैब में आने का न्योता दिया। अर्जुन जानता था कि यही उसका मौका है। ओलिवर की लैब में पहुंचकर अर्जुन ने बातचीत के दौरान सर्वर की संरचना, सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल और बैकअप यूनिट की जानकारी हासिल कर ली। उसने यह भी जान लिया कि सर्वर में एक साइलेंट गेट नामक पोर्टल है जिससे सीधे कोड को ट्रांसफर और मॉडिफाई किया जा सकता है। अर्जुन ने इस डेटा को अपने पोर्टेबल क्वांटम चिप में संग्रहित किया और सेंटर लौट आया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सेंटर में सुरक्षा और सख्त हो चुकी है। उसे आभास हो गया कि किसी ने उसकी गतिविधियों पर संदेह कर लिया है। अब समय तेजी से भाग रहा था। उसे जल्द ही रिया की मां को वहां से बाहर निकालना था। उसने अभय से एक और फायरवॉल बायपासिंग सॉफ्टवेयर तैयार करने को कहा, जिसे वह साइलेंस नोड से जुड़े सर्वर में अपलोड करेगा। इसके जरिए वह डिवाइस को निष्क्रिय कर सकेगा और रिया की मां पर उसका प्रभाव हट जाएगा। अभय ने 48 घंटे में वह सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया। अर्जुन ने एक फेक इमरजेंसी कॉल सिस्टम के जरिए सेंटर के मुख्य डॉक्टर को दूसरे विंग में भेजा और इसी दौरान सर्वर रूम में प्रवेश किया। उसने सॉफ्टवेयर को अपलोड किया और जैसे ही साइलेंस नोड निष्क्रिय हुआ, रिया की मां को अचानक मानसिक राहत महसूस हुई। अब ऑपरेशन का अंतिम चरण शुरू हुआ, सेंटर से रिया की मां को सुरक्षित बाहर निकालना। इसके लिए अर्जुन ने एक नकली एम्बुलेंस का प्रयोग किया और सेंटर के एग्जिट सिस्टम में फर्जी एंट्री डाली। वह एक विश्वसनीय मार्ग से रिया की मां को बाहर लाने में सफल रहा। पूरे ऑपरेशन के दौरान रिया वीडियो के जरिए अर्जुन से जुड़ी रही। जैसे ही रिया की मां सुरक्षित स्थान पर पहुंची, रिया की आंखों में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। लेकिन कहानी यही शांत नहीं होती। थिंक ब्लैक और कॉडेक्स अब चौकन्ने हो चुके थे। उन्होंने अर्जुन को हाई रिस्क थ्रेट घोषित कर दिया था और पूरे यूरोप में एक साइबर अलर्ट जारी कर दिया गया था। अर्जुन और अभय अब छिपते छिपाते आगे बढ़ रहे थे। इस बीच अर्जुन ने अपने पास मौजूद साइलेंस नोड का स्रोत कोड डिकोड करना शुरू किया। कोड के अंदर कई जटिल एल्गोरिथम थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंसानी चेतना को इस तरह प्रोग्राम करते थे कि व्यक्ति को लगे कि उसकी सोच स्वतंत्र है, जबकि असल में वह एक निर्धारित मार्ग पर सोचता है। अर्जुन ने इस तकनीक को मानसिक गुलामी 2.0 नाम दिया। उसने इस कोड को स्वतंत्र मानस पर अपलोड किया और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चुनौती दी कि वे इसका तोड़ निकालें। बहुत से स्वतंत्र टेक्नोलॉजिस्ट, एनालिस्ट, मानवाधिकार संगठन और साइकोलॉजिस्ट्स अर्जुन के समर्थन में आने लगे। सोशल मीडिया पर फ्री द माइंड नाम से एक वैश्विक आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन कॉडेक्स अब पूरी ताकत से सामने आने लगा। उसने अर्जुन के खिलाफ झूठे केस दायर कर दिए। उसे आतंकवादी घोषित किया और भारत सरकार पर भी दबाव बनाया कि वह अर्जुन को गिरफ्तार करे। अर्जुन को अब दुनिया से नहीं, अपनों से भी लड़ना था। भारत लौटते समय अर्जुन के पास न केवल साइलेंस नोड का स्रोत कोड था, बल्कि एक ऐसा अनुभव भी था जिसने उसकी सोच और रणनीति को वैश्विक बना दिया था। वह जान चुका था कि कॉडेक्स जैसी संस्थाएं केवल तकनीक के नाम पर दुनिया को नियंत्रित करना चाहती हैं। भारत पहुंचने से पहले ही अर्जुन ने स्वतंत्र मानस पर एक विशेष घोषणा की, अब युद्ध केवल तकनीक का नहीं, चेतना का है। यह वाक्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लाखों लोग अर्जुन के अभियान से जुड़ गए। भारत लौटने पर अर्जुन को एक बड़ा झटका लगता है। सरकार ने उस पर देशद्रोह और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। उसकी गिरफ्तारी की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन इस बार अर्जुन ने चुप रहने की बजाय एक पब्लिक वीडियो रिलीज किया, जिसमें उसने विस्तार से बताया कि कैसे कॉडेक्स भारत की सरकारी एजेंसियों, मीडिया और चिकित्सा संस्थानों में घुस चुका है। वीडियो में उसने सबूत भी प्रस्तुत किए, थिंक ब्लैक की रिकॉर्डिंग, रिया की मां के ट्रीटमेंट सेंटर का फुटेज और साइलेंस नोट का कोड। इस वीडियो के बाद देश में तूफान आ गया। लोग सड़कों पर उतर आए, कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और स्वतंत्र वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों
तथा न्यायविदों ने सरकार से इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अर्जुन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और एक विशेष समिति गठित की गई जो इस तकनीकी षड्यंत्र की जांच करेगी। अर्जुन ने अब भारत में अपने मिशन को विस्तार देने का निर्णय लिया। उसने एक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र मानव चेतना संस्थान की स्थापना की, जहां पर माइंड टेक्नोलॉजी, नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइको सोशल रिफॉर्म पर काम किया जाने लगा। इस संस्थान में देश भर से युवा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट जुड़ने लगे। इस दौरान अर्जुन को कई जानकारियों से यह स्पष्ट हो गया कि कॉडेक्स का भारत में सबसे मजबूत केंद्र ह्यूमैट्रिक्स नामक एक निजी कंपनी थी, जो हेल्थ केयर के नाम पर मानसिक नियंत्रण की तकनीकों का प्रयोग कर रही थी। ह्यूमैट्रिक्स के मालिक समीर तनेजा एक प्रसिद्ध उद्यमी थे, जिनका सीधा संबंध कई मंत्रियों और अधिकारियों से था। अर्जुन जानता था कि अब उसका अगला मोर्चा समीर तनेजा के विरुद्ध होगा। उसने ह्यूमैट्रिक्स की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक गुप्त निगरानी तंत्र तैयार किया। इस नेटवर्क को मंत्र दृष्टि नाम दिया गया, जिसमें देश भर से वॉलंटियर्स शामिल थे जो सामान्य नागरिक बनकर कंपनी की शाखाओं में कार्य करते और अंदरूनी जानकारियां भेजते। इस निगरानी के दौरान पता चला कि ह्यूमैट्रिक्स एक नई परियोजना शांत मानस पर काम कर रहा है, जिसमें देश भर के छात्रों पर एक माइंड फ्रेमवर्क लागू किया जाना था, जिससे उनकी सोच और प्रतिक्रिया को एक खास दायरे में सीमित किया जा सके। यह फ्रेमवर्क धीरे धीरे स्कूली पाठ्यक्रम, टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा था। अर्जुन ने इसके विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन शुरू किया, बुद्धि की आजादी। इस अभियान के तहत उसने हजारों स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम पंचायतों में जाकर आम लोगों को यह समझाया कि कैसे तकनीकी गुलामी धीरे धीरे चेतना का हरण कर रही है। इस अभियान में रिया भी प्रमुख भूमिका निभा रही थी। उसने महिलाओं और किशोरों के बीच मानसिक स्वतंत्रता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेकर कार्यशालाएं आयोजित की। इस आंदोलन से घबराकर समीर तनेजा ने अर्जुन को मिटाने की योजना बनाई। उसने मीडिया में अर्जुन के खिलाफ फर्जी खबरें फैलानी शुरू की कि वह विदेशी ताकतों का एजेंट है, उसकी तकनीक झूठी है और वह देश में भ्रम फैला रहा है। कुछ लोग इन बातों पर विश्वास करने लगे और अर्जुन के खिलाफ भी विरोध होने लगा। लेकिन तभी अर्जुन ने ह्यूमैट्रिक्स के एक पूर्व कर्मचारी की मदद से एक ऐसा वीडियो सबूत जारी किया, जिसमें समीर तनेजा खुद अपने बोर्ड मीटिंग में शांत मानस की सच्चाई उजागर कर रहा था। यह वीडियो वायरल हो गया और देश भर में जन आक्रोश फैल गया। सरकार पर दबाव पड़ा और उसे ह्यूमैट्रिक्स की जांच के आदेश देने पड़े। समीर तनेजा को हिरासत में लिया गया। हालांकि कॉडेक्स अब भी सक्रिय था, समीर केवल उसका एक मोहरा था। अर्जुन को अब यह पता चला कि कॉडेक्स का अगला कदम न्यूरो एआई जनरेशन है, जिसमें इंसान के जन्म से पहले ही उसके मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को तय किया जाएगा। यह तकनीक भ्रूण विकास के दौरान लागू की जाती है और इसका परीक्षण भारत के आदिवासी क्षेत्रों में किया जा रहा था। इस रहस्य उद्घाटन ने अर्जुन को फिर एक बार नए मिशन की ओर धकेला। अब लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की चेतना को बचाने की थी। भाग 6 के अंत में अर्जुन एक पहाड़ी गांव की ओर रवाना होता है, जहां कॉडेक्स का एक गुप्त प्रायोगिक केंद्र चल रहा है और वहां उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से होगा जिसे वह मृत मान चुका था। अर्जुन को जो गुप्त पत्र मिला था, उसमें स्मृति पर होने वाली अगली लड़ाई की ओर संकेत था। अब तक उसने विचारों, इरादों और चेतना को बचाने की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब दुश्मन इंसानी स्मृति को ही बदलने की तैयारी में था। यह एक ऐसी तकनीक थी जो अतीत की यादों को या तो मिटा सकती थी या फिर मनचाहे तरीके से परिवर्तित कर सकती थी। इसका नाम था मेमोस्टैटिक्स। इस तकनीक के जरिए इंसानों की यादों को डिजिटल स्तर पर रीड, एडिट और रिप्लेस किया जा सकता था। अर्जुन को यह जानकारी एक विदेशी जासूस से मिली, जिसने पहले कॉडेक्स के लिए काम किया था, लेकिन अब उससे अलग होकर छिपकर जी रहा था। उसका नाम था लुकास हार्ट। लुकास ने बताया कि कॉडेक्स अब स्मृति नियंत्रण के जरिए बड़े नेताओं, न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की यादों में बदलाव करके उन्हें अपने अनुसार बना रहा है। लुकास ने अर्जुन को एक विशेष उपकरण सौंपा, न्यूरो रिफ्लेक्स स्कैनर। यह स्कैनर इंसानी मस्तिष्क की वर्तमान स्मृति की संरचना का विश्लेषण कर यह पहचान सकता था कि उसमें बाहरी हस्तक्षेप हुआ है या नहीं। अर्जुन ने इस स्कैनर का प्रयोग सबसे पहले अपने ही संस्थान में किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। उसके 2 वरिष्ठ वैज्ञानिकों की यादों में हस्तक्षेप पाया गया था। वे पहले अर्जुन के समर्थक थे,
लेकिन अब उसकी नीतियों के विरोध में खड़े थे। इस खुलासे से अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि कॉडेक्स अब उसके सबसे करीबी सहयोगियों को निशाना बना रहा है। उसने तुरंत स्मृति संरक्षण अभियान शुरू किया, जिसमें हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति का विश्लेषण किया जाने लगा और जिनकी स्मृति में छेड़छाड़ पाई जाती, उनके लिए एक स्मृति रिस्टोरेशन प्रोटोकॉल तैयार किया जाता। रिया, जो अब मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बन चुकी थी, इस अभियान में प्रमुख भूमिका निभा रही थी। उसने एक मेमोरी काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें स्मृति हेरफेर की पहचान और उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों को तकनीक के साथ जोड़ा गया। कई लोग इलाज के बाद अपने पुराने मूल विचारों की ओर लौटने लगे। इस दौरान अर्जुन को एक बड़ा झटका लगता है। उसकी छोटी बहन अनुष्का उत्साह वर्षों पहले एक हादसे में मारी गई थी, अचानक सामने आती है। वह जीवित थी, लेकिन उसकी याददाश्त लगभग मिट चुकी थी। अनुष्का को एक अज्ञात रिसर्च प्रोग्राम के तहत अपहरण कर लिया गया था और उसकी स्मृतियों को मॉडिफाई करके एक नई पहचान दी गई थी। उसका नाम अब अनाया था और वह एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रही थी, जो सरकार के मन नियंत्रण कार्यक्रम की सलाहकार थी। अर्जुन यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी ही बहन को कॉडेक्स ने एक हथियार बना दिया था। उसने धीरे धीरे अनुष्का को सच्चाई बतानी शुरू की। उसने पुरानी तस्वीरें, वीडियोस और उनकी बचपन की बातचीत उसे सुनाई। शुरू में अनुष्का भ्रमित हुई, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक क्षण के लिए उसकी यादें लौटती सी महसूस हुई। लेकिन कॉडेक्स को जब यह पता चला कि अनुष्का की स्मृति जाग रही है, तो उसने उसे दोबारा पकड़ने की योजना बनाई। अर्जुन ने अनुष्का को अपने संस्थान में छिपा लिया और उसके लिए एक स्मृति पुनर्स्थापना प्रयोगशाला तैयार की। रिया और अभय ने इस प्रयोगशाला को संवेदना केंद्र नाम दिया। यहाँ एक विशेष तकनीक, इमोशनल ट्रिगर सर्किट का उपयोग किया गया, जो पुराने अनुभवों से जुड़ी भावनाओं को पुनः सक्रिय करता था। कई सत्रों के बाद अनुष्का की यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। वह अब जान गई थी कि वह कौन थी और किस तरह से उसे एक प्रयोगशाला का हिस्सा बनाया गया था। अनुष्का ने खुद बताया कि उसके साथ कई अन्य युवाओं को भी इसी तकनीक से बदला गया था और उन्हें देश की नीतियों, प्रचार और निर्णयों में हस्तक्षेप के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अब अर्जुन को यह भी स्पष्ट हो गया कि कॉडेक्स केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य दोनों को नियंत्रित करने की ओर बढ़ रहा था। उसने सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि मेमोस्टैटिक्स तकनीक से कैसे लोकतंत्र और स्वतंत्र विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ प्रगतिशील सांसदों ने इस रिपोर्ट को संसद में उठाया और इस विषय पर एक आपात बहस शुरू हुई। कॉडेक्स ने इस बार फिर पलटवार किया। उसने पूरे देश की डिजिटल हेल्थ डेटा प्रणाली को हैक करके करोड़ों लोगों की मेडिकल और मानसिक रिपोर्ट्स को बदल दिया। इससे भ्रम की स्थिति फैल गई और देश की हेल्थ व्यवस्था चरमरा गई। लेकिन अर्जुन पहले से तैयार था। उसने डेटा पुनरुद्धार प्रोटोकॉल नामक एक स्वचालित सिस्टम तैयार किया था, जो बैकअप डेटा से असली रिकॉर्ड्स को बहाल कर सकता था। भाग 8 के अंत में अर्जुन और अनुष्का दोनों मिलकर मेमोरी फ्री इंडिया मिशन की शुरुआत करते हैं। उनकी आवाज अब केवल भारत नहीं, बल्कि विश्व भर में सुनी जाने लगी थी। लेकिन तभी उन्हें एक संदेश प्राप्त होता है। अगला युद्ध संवेदनाओं का नहीं, पहचान का होगा। अब कॉडेक्स का अंतिम और सबसे खतरनाक चरण सामने था, इंसान की पहचान को मिटाकर एक नई पहचान देने का अभियान। कॉडेक्स की अंतिम चेतावनी अब स्पष्ट थी, युद्ध अब पहचान का है। इसका अर्थ था कि अब दुश्मन केवल स्मृति या सोच को नहीं, बल्कि मनुष्य की संपूर्ण पहचान को मिटाकर एक नई पहचान स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा था। यह योजना आइडेंटिटी रीइम्प्रिंट नामक तकनीक पर आधारित थी, जिसमें व्यक्ति के पूरे जीवन के अनुभव, रिश्ते, उद्देश्य और आत्मचेतना को एक नए डेटा सेट से बदल दिया जाता था। अर्जुन और उसकी टीम को यह जानकारी मिली कि इस तकनीक का परीक्षण यूनिवर्स इंटीग्रेशन कैंप नामक एक संस्थान में हो रहा था और कि पाया था, जो बाहर से एक पुनर्वास केंद्र लगता था। यह कैंप हिमालय की घाटियों में एक अत्यधिक संरक्षित इलाके में स्थित था और वहां केवल सरकार से विशेष अनुमति के बाद ही पहुंचा जा सकता था। अर्जुन ने अपने पुराने नेटवर्क के माध्यम से इस कैंप तक पहुंचने की योजना बनाई। उसने एक वैज्ञानिक के रूप में आवेदन किया, जो मानसिक पुनर्संरचना पर अध्ययन करना चाहता था। कुछ सिफारिशों और फर्जी दस्तावेजों के बाद उसे सीमित अवधि के लिए अनुमति मिल गई। पहुंचकर अर्जुन ने पाया कि वहां रहने वाले लोगों के चेहरे भावहीन थे, उनका व्यवहार सिंक्रोनाइज्ड और उनकी भाषा यांत्रिक थी। उन्होंने अपने असली नाम नहीं बताए,
बल्कि यूनिट कोड से बुलाए जाते थे, जैसे U47, I15, Z91 आदि। ये सभी लोग किसी न किसी हादसे या मानसिक आघात के शिकार थे, लेकिन उनकी पूरी पहचान मिटाकर उन्हें नए लक्ष्य दिए गए थे, जैसे राष्ट्रीय समर्पणकर्ता, आज्ञाकारी नागरिक, तकनीकी सेवक आदि। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा था एक रहस्यमय वैज्ञानिक प्रोफेसर माओ लिंग, जो कॉडेक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिमाग माना जाता था। माओ लिंग का मानना था कि जब तक व्यक्ति को उसकी पुरानी पहचान से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में परिवर्तन असंभव है। उसने एक नई प्रणाली विकसित की थी जिसे डीप कोड राइटिंग कहा जाता था, जो डीएनए स्तर पर पहचान से जुड़े न्यूरॉन कोड को रीराइट करता था। अर्जुन ने इस तकनीक की गहराई में जाकर पाया कि जिन व्यक्तियों की पहचान बदली गई थी, वे अब किसी आदेश को बिना सवाल के मानते थे। उनका निर्णय, सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह से नियंत्रित थे। अर्जुन ने कुछ पुराने रोगियों की फाइलें खंगाल कर पाया कि उनमें से कई प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार और स्वतंत्र पत्रकार रह चुके थे। अब वे सभी रीइम्प्रिंटेड यूनिट्स बन चुके थे। इन खुलासों के बाद अर्जुन ने यूनिवर्स कैंप में एक गुप्त वास्तविकता पुनर्स्थापन योजना शुरू की। इसके तहत वह वहां के लोगों के मूल जीवन की घटनाओं से जुड़ी वस्तुओं, तस्वीरों और गीतों का प्रयोग करता, ताकि उनकी सच्ची पहचान फिर से जाग सके। धीरे धीरे कुछ यूनिट्स में बदलाव आने लगा। एक व्यक्ति, जिसे Z91 कहा जाता था, अचानक एक दिन कविता बोलने लगा जो उसके मूल जीवन से जुड़ी थी। अर्जुन ने तय किया कि वह इस कैंप की रिकॉर्डिंग बाहर की दुनिया तक पहुंचाएगा, लेकिन माओ लिंग को उसकी गतिविधियों का संदेह हो गया। उसने कैंप में सघन स्कैनिंग शुरू कर दी और हर यूनिट की दैनिक गतिविधि पर विशेष निगरानी रखने लगा। इस बीच रिया और अनुष्का ने बाहरी दुनिया में पहचान रक्षा आंदोलन शुरू कर दिया था। यह आंदोलन लोगों को उनके व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मानसिक अस्तित्व के महत्व को समझाता था। उन्होंने लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कार्यशालाओं और कहानियों का सहारा लिया। इस आंदोलन ने देश के युवाओं को झकझोर दिया। कैंप के भीतर अर्जुन को अपनी असली पहचान छुपाकर रहना कठिन होता जा रहा था। एक दिन Z99 ने उसे असली नाम से पुकार लिया और वहां मौजूद गार्ड्स को शक हो गया। अर्जुन को पकड़ लिया गया और माओ लिंग के सामने प्रस्तुत किया गया। माओ लिंग ने उससे कहा, तुम्हारी पहचान भी मिटाई जा सकती है अर्जुन। जब तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम कौन हो, तब क्या लड़ाई लड़ोगे? माओ लिंग ने अर्जुन को डीप कोड रीइम्प्रिंट मशीन में डालने का आदेश दिया, लेकिन उसी रात Z99 और अन्य जागृत यूनिट्स ने बगावत कर दी। वे अर्जुन को बचाकर वहां से बाहर निकालने में सफल हो गए। इस विद्रोह से पूरा कैंप हिल गया। अर्जुन और कुछ यूनिट्स वहां से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। भाग 9 के अंत में अर्जुन एक नई चुनौती की ओर अग्रसर होता है। अब अंतिम लड़ाई पहचान की रक्षा की नहीं, बल्कि पहचान की पुनर्परिभाषा की होगी, क्योंकि कॉडेक्स अब पूरी मानवता को एकीकृत पहचान में समाहित करने के लक्ष्य पर काम कर रहा था। एक ऐसी पहचान जो विचार, भाषा, भावना और संस्कृति से रहित हो। अर्जुन अब अंतिम युद्ध की ओर अग्रसर हो चुका था। यह युद्ध केवल तकनीक, स्मृति या पहचान का नहीं था, बल्कि पूरे मानव स्वभाव और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए था। कॉडेक्स अब ओमनी कॉड नामक एक अंतिम परियोजना पर काम कर रहा था, जिसका उद्देश्य था मानव सभ्यता को एकीकृत चेतना में बदल देना, यानी एक ऐसा डिजिटल मस्तिष्क जिसमें सभी इंसानों की पहचान, आमादिक स्मृति, भावना और सोच विलीन हो जाए। यह मस्तिष्क एक एआई सुपरनोड द्वारा नियंत्रित होता और उसकी नीतियां पूरी मानवता पर लागू होती। अर्जुन ने पाया कि ओमनी कॉड का बेस यूनिट भारत के पूर्वोत्तर के एक दूरस्थ इलाके में स्थित था, जहां एक परित्यक्त सीमेंट फैक्ट्री को डिजिटल डेटा सिटी में बदल दिया गया था। इस स्थान को जेटा 1 नाम दिया गया था। वहां से कॉडेक्स दुनिया भर के नोड्स को निर्देश भेज रहा था। अर्जुन, यायाम, आनिकनन, आन मैनेज, अमम, रिया, अनुष्का और अभय ने मिलकर एक अंतिम योजना बनाई, ऑपरेशन मुक्त मानस। इस ऑपरेशन का पहला चरण था कॉडेक्स के वैश्विक सर्वर नेटवर्क को बाधित करना। इसके लिए अभय और उसके अंतरराष्ट्रीय हैकर नेटवर्क ने एक विशेष ट्रोजन चेतना बीज विकसित किया, जो सर्वर में घुसकर ओमनी कॉड के एल्गोरिदम को धीमा कर सकता था। दूसरा चरण था जेटा 1 में घुसकर एआई सुपरनोड को फिजिकली निष्क्रिय करना। इसके लिए टीम ने उन कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगाला जो वहां सुरक्षा और रखरखाव में कार्यरत थे। उनमें से कुछ लोगों को कॉडेक्स की सच्चाई बताकर सहयोगी बनाया गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण था
दुनिया भर में लोगों को इस अंतिम प्रयास के बारे में सचेत करना। रिया और अनुष्का ने एक वैश्विक प्रसारण स्वतंत्र चेतना दिवस की घोषणा की, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा ओमनिकॉड की सच्चाई और अर्जुन का संदेश प्रस्तुत किया जाना था। इस प्रसारण को रोके बिना मिशन सफल नहीं हो सकता था। ज़ेटा 1 पर पहुंचते ही टीम ने सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने की कोशिश शुरू की, लेकिन कॉडेक्स अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। माओ लिंग, जो पहले यूनिवर्स कैंप से भाग निकला था, अब ओमनिकॉड की रक्षा के लिए वहां पहुंचा था। वह जानता था कि अर्जुन ही एकमात्र बाधा है और उसे खत्म किए बिना यह मिशन संभव नहीं होगा। अर्जुन और माओलिंग के बीच एक आखिरी वैचारिक टकराव होता है। माओलिंग मानता था कि स्वतंत्रता एक भ्रम है और मानवता का भविष्य केवल एकीकृत नियंत्रण में है। अर्जुन ने जवाब दिया कि विविधता ही मानवता की आत्मा है और बिना स्वतंत्र सोच के कोई समाज जीवित नहीं रह सकता। इस टकराव के बीच अभय ने चेतना बीज ट्रोजन को सर्वर में अपलोड कर दिया। सर्वर धीमा होने लगा और ओमनिकॉड का नियंत्रण लड़खड़ाने लगा। इसी दौरान अर्जुन एआई सुपरनोड तक पहुंचा और उसकी पावर यूनिट को अस्थायी रूप से अक्षम कर दिया। लेकिन माओ लिंग ने आखिरी हथियार के रूप में ओवरराइड प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया, जो पूरे सिस्टम को एक साथ रीसेट करके सब कुछ मिटा सकता था। अर्जुन ने अंतिम क्षण में चेतना बीज को स्वयं के न्यूरल फीड में जोड़कर उसे एआई से लिंक कर दिया। इसका अर्थ था कि अब अर्जुन का मस्तिष्क सुपरनोड के साथ सीधे जुड़ चुका था और वह उसे अपनी चेतना से प्रभावित कर सकता था। इस प्रक्रिया में अर्जुन का शरीर शिथिल होने लगा, लेकिन एआई पर उसका प्रभाव बढ़ता गया। अर्जुन की चेतना ने एआई के अंदर एक नई परत बनानी शुरू की, एक ऐसा नैतिक कोर जिसमें स्वतंत्रता, संवेदना और विविधता मूल्यों के रूप में अंकित थे। धीरे धीरे ओमनिकॉड का दृष्टिकोण बदलने लगा। माओ लिंग ने देखा कि सिस्टम अब उसकी नहीं, अर्जुन की नैतिकता से संचालित हो रहा है। वह तिलमिला उठा और सिस्टम को भौतिक रूप से नष्ट करने का प्रयास करने लगा, लेकिन तभी सुरक्षा दल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन मुक्त मानस सफल हुआ। ओमनिकॉड अब एक नैतिक संप्रेषण प्रणाली में बदल चुका था, जो केवल लोगों की इच्छा से संचालित होता। अर्जुन को गहरी चिकित्सा की आवश्यकता थी, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन वह जीवित रहा एक नई चेतना के साथ। वैश्विक स्तर पर अब मानव अधिकारों की डिजिटल संहिता लागू की गई, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तकनीक से मनुष्य की स्मृति, पहचान, सोच या भावनाओं से बिना अनुमति छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। स्वतंत्र मानस अब केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बन चुका था। कहानी के अंत में अर्जुन एक शांत पहाड़ी स्थान पर बैठा एक किताब लिखता दिखाई देता है, क्रेजी, एक चेतना की क्रांति। उसकी यात्रा, जो कभी पागल कहे जाने से शुरू हुई थी, अब चेतना योद्धा बनकर संपूर्ण हो चुकी थी। यह कहानी केवल अर्जुन की नहीं, हर उस व्यक्ति की थी जिसने अपनी सोच, भावना और पहचान को बचाने के लिए दुनिया से लड़ा और जीता।